करें, शुरू करें। चलिए, आवाज आ रही मेरी बराबर? हाँ। यदि बीच में कम आए तो एक बार आप बता दीजिएगा। ठीक। चलिए, मंगलाचरण हाथ जोड़ लीजिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्योतिष श्लोक का विषय चल रहा है। श्लोक के विषय के अंतर्गत सूर्य का आप पहले देख चुके थे। चंद्र का वर्णन अपन सभी देख रहे हैं। और इसमें कल हमने चंद्र के अंतर्गत चंद्र वीथियों पर कैसे घूमता है, कितने समय तक एक वीथी पर रहता है, और उसी के साथ जो दूसरा ऐरावत क्षेत्र का चंद्र है वो कैसे घूमता है, और दोनों वीथी चेंज कैसे करते हैं और कब करते हैं। ये सारी चीजें अपन ने कल देखी थी। मैं 1 मिनट में वो पूरा दोहरा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से पहले अपन ने देखा था कि जो एक सूरज है, सॉरी चंद्र है, उसकी स्पीड सूरज से स्लो है। इसके लिए अपन ने घड़ी का एग्जांपल लिया था कि घंटा तो एक होता है, पर जो सुई है वो सुई घूमती है 55 मिनट तक। तो 55 मिनट नहीं हुए, हुए तो पूरे 60 मिनट हैं। पर सुई घूमते घूमते आई है 55 पर। इसका मतलब है कि जो सेल था वो डिम हो गया। वैसे ही यहाँ पर हुए तो 30 मुहूर्त हैं, जिसमें सूरज एकदम अपोजिट में पहुंच गया। पर ये चंद्र की स्पीड थोड़ी स्लो थी, जिसके कारण वो थोड़ा पीछे रह गया है। अभी आपने 1 घंटे में देखा तो एक्यूरेट घड़ी में 1 बज रहे होंगे, और जो थोड़ी स्लो चल रही है उसमें अभी 55 मिनट हो रहे होंगे। यदि आप 1 घंटे बाद देखेंगे तो जो एक्यूरेट टाइम बता रहा है उसमें तो 2 बज रहे होंगे, पर जो दूसरी वाली घड़ी है उसमें 50 हो रहे होंगे। क्योंकि वो समय स्लो है ना, तो हो सकता है 50 से भी थोड़ा और कम हो जाए। तो ऐसे धीरे धीरे घटते घटते तो एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर एक्यूरेट घड़ी बताएगी 10 बज रहे हैं, और जो स्लो चलने वाली घड़ी है वो ये बताएगी कि 9 बज रहे हैं। मतलब पूरे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, एक एक मिनट करते करते। वैसे ही इन सूर्य और चंद्र, इन दोनों के महीनों में भी ऐसे ही होता है। हम सूरज को एक्यूरेट टाइम वाला लेते हैं, और जो चंद्र है उसको स्लो वाला लेते हैं। तो जो सूरज चल रहा है, मान लीजिए कि वो एक्यूरेट घूम रहा है, और एक्यूरेट घूमते घूमते वो 30.5 दिन का 1 महीना कर लेता है। ठीक है। सूरज का 1 महीना जो होता है वो होता है 30.5 दिन का, और चंद्र का 1 महीना होता है 29.5 दिन का। ठीक है। हम्म, चंद्र का 1 महीना होता है 29.5 दिन का। अब आप देखिए, 1 महीने के बाद सूरज और चंद्र के बीच में 1 दिन का डिफरेंस आ गया। पहले दिन में 1 दिन का नहीं था। पहले दिन में तो लगभग 25 से 30 मिनट का अंतर था बस, केवल। पर धीरे धीरे ये अंतर बढ़ते बढ़ते जब महीना पूरा हुआ तो सूरज के हो गए 30.5 दिन, और चंद्र के हो पाए 29.5 दिन। तो अब ऐसे ही मान लीजिए कि सूरज के 12 महीने हो गए, अर्थात 1 साल हो गया सूरज का। चंद्र का भी 1 साल हो गया। पर अभी चंद्र 12 दिन पीछे हो गया। 1 महीने में 1 दिन पीछे हुआ था ना। जब सूरज 30.5 दिन चला, उतने में चंद्र 29.5 चला, मतलब 1 महीने में एक माइनस हुआ। ऐसे ही 12 महीने, तो 1 साल में जो चंद्र है वह चंद्र सूरज से 12 दिन पीछे हो गया। ऐसे ही और आगे बढ़े हम, तो 2 साल, 2 साल में जो चंद्र है वह सूरज से 24 दिन पीछे हो गया। ठीक है। पहले 12, फिर दोबारा से 12 ऐड किए तो 24 हो गए। अब मान लीजिए हमें 30 तक पहुंचना है, तो हमें छह गिनती और चाहिए, छह संख्या और चाहिए।
तो अब हम अगले 6 महीने लेंगे, क्योंकि एक महीने में एक माइनस हो रहा था। तो अब हम अगले 6 महीने लेंगे, मतलब आधा साल। तो आधा साल में वो 6 घंटे या 6 दिन और पीछे हो गया। तो टोटल कितने हो गए? पहले साल के 12 दिन, दूसरे साल के 12 दिन, और अगले आधे साल के 6 दिन। तो टोटल हमारा ये हो गया 30 दिन। ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे आप समझना अभी। तो 30 दिन हो गए हमारे, और लगभग 30 दिन का एक महीना। तो 2.5 साल में, सॉरी, 2.5 साल में जो चंद्र है वो एक महीना पीछे हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर वो सेल वीक वाले ही डले हुए हैं। वो घड़ी पीछे के पीछे ही रहने वाली है, वो घड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। बात आ रही है आपको समझ में? अब फिर ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी, कैसे बात बन पाएगी? इसके लिए एक अभिवर्धित संवत्सर जुड़ा गया। क्या बोला? अभिवर्धित संवत्सर। अभिवर्धित मतलब बड़ा हुआ, जिसमें हमने कुछ ऐड किया, अलग से ऐड किया। और संवत्सर का मतलब होता है साल, वर्ष, है ना? मतलब जो 12 महीनों का एक वर्ष होता है उसे ही हम संवत्सर कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभिवर्धित संवत्सर। वैसे तो हर एक संवत्सर में, हर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, पर ये जो अभिवर्धित संवत्सर है इसमें 13 महीने होते हैं। क्यों 13 महीने होते हैं? क्योंकि 2.5 साल में जो चंद्र था, वह चंद्र एक एक दिन पीछे करते करते 30 महीनों में 30 दिन पीछे हो गया। तो अब हमें वो दोबारा से उनका लेवल मैच करना है। तो अब हम बीच में अलग से एक महीना ऐड कर देते हैं। और जब हम अलग से एक महीना ऐड कर देते हैं, तो फिर अगले 2.5 साल के बाद दोबारा से सूरज और चंद्रमा एक ही साथ प्रारंभ करते हैं। मतलब फिर वो दोबारा से ऐसा मान के चलिए, अभी दोनों बराबर हो गए हैं, फिर वो चंद्रमा धीरे धीरे पीछे आना प्रारंभ करेगा। तो जैसे आपको ख्याल में होगा, पिछले साल जो श्रावण मास आया था, तो श्रावण मास 2 बार आया था। ख्याल में है आप सबको? हाँ, देखिए विनीता जी की तो कह रही हैं ख्याल में है। पिछले साल ही आया था ना, कि या पिछले के पिछले आया था? मैं थोड़ा, पिछले साल ही था, है ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का पिछले साल था। ठीक है। तो पिछले साल ये जो श्रावण मास है, ये श्रावण मास 2 बार आया था। तो पिछला साल तो अवसर कहलाएगा, मतलब जिसमें एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ के हम क्या करें। अब यदि आप सूरज के हिसाब से देखोगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, सब कुछ बराबर चलता रहेगा। पर यदि चंद्रमा के हिसाब से देखोगे तो उसमें एक महीना हमने ऐड किया है। पर सूरज के हिसाब से देखेंगे तो वही 12 महीने के 12 महीने वैसे के वैसे रहने वाले, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। तो जैसे इसकी वर्तमान परंपरा आपको बताता हूँ मैं। जैसे वर्तमान में तो हमारे जो महीने हैं ना, महीने 30 और 31 दिन के रहते हैं, है ना? कोई 30 दिन का महीना है, कोई 31 दिन का महीना है। और एक फरवरी महीना जो आया वो 28 दिन का आया है। एक साल में 4 साल बाद एक 29 दिन का हो जाता है। पर थोड़ा अपन इतिहास उठा के देखें, तो इतिहास में पहले 10 महीने ही थे। ये इंग्लिश वाले कह रहा हूँ मैं, हिंदी वाले तो 12 के 12 पहले से ही आ रहे हैं। इंग्लिश वाले शुरुआत में 10 महीने थे। और 10 में से जो शुरू के जनवरी और फरवरी में महीना है ना, ये 2 महीने नहीं थे। ये लगभग आप मान के चलिए कि ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास इनको जोड़ा गया। तो जो राजा थे उनको लगा कि भाई हमारा नाम तो होना चाहिए, तो उन्होंने अपने नाम से 2 महीने ऐड कर दी। और फिर इसमें जो जैसे अभी अपन 30 31 दिन का महीना देखते हैं ना, तो पहले अलग 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 इसमें बातें थी। कोई 30 का मानता था, कोई 28 का मानता था। छोटे बड़े वाली बात आने लगी। तो किसी ने अपना 30 से हटा के 31 कर दिया, किसी ने 31 से हटा के 30 कर दिया, मतलब वहां पर चेंज होता गया। पर ये 30 और 31 रखा क्यों? 30 और 31 इसलिए रखा क्योंकि क्या जरूरत थी 30 रखने की? आप 25 30 कर देते, या 25 26 कर देते।
या 40 41 कर देते। 30 31 ही क्यों किया? क्योंकि वास्तव में आप अपना सूरज भी देखेंगे, अपना सूरज भी 30.5 दिन का एक महीना कहता है। क्या कह रहा हूं मैं? 30.5 दिन का एक महीना होता है। तो 30.5 दिन को तो आप काउंट कैसे करें, क्योंकि कैलेंडर तो प्रचलन के हिसाब से बनाया जाता है, समाज को दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो समाज को हम 30.5 दिन तो नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने आधा दिन एक साइड घटा दिया और एक साइड जोड़ दिया। और एक महीने में आधा दिन घटा दिया और एक महीने में आधा दिन बढ़ा दिया, तो 30 और 31 दोनों को मिलाएंगे तो 61 हो जाएगा 2 महीने का। ऐसे ही 30 30 को मिलाएंगे तो वो 31 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वर्तमान परंपरा ऐसी है। और यदि आप अपनी हिंदी परंपरा को देखेंगे, प्राचीन हिंदी परंपरा में आपको चैत्र मास, आषाढ़, फाल्गुन वगैरह ये नाम सुनने को मिलेंगे। तो हिंदी में इन्हें महीना कहा जाता है। तो यदि इन्हें महीना कहते हैं तो इनका महीना तो 29.5 दिन का होता है। ठीक है? देखिए, सूरज का महीना होता है 30.5 दिन का, और चंद्र का महीना होता है 29.5 दिन का, पूरा 30 दिन का नहीं होता। क्योंकि आपको कल बताया था ना, चंद्र पीछे होता रहता है, थोड़ा थोड़ा उसका महीना घटता रहता है। तो ये महीना घट रहा है, तो हिंदी वाले बोलते हैं सूरज की अपेक्षा मास चेंज हो गया, कि अभी आषाढ़ आ गया, अभी कार्तिक आ गया, अभी फाल्गुन आ गया, ऐसे चेंज होता गया। पर जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले बोलते हैं सूरज की अपेक्षा। ठीक है? पर जो हम साल बोलते हैं कि आज पहला साल, फिर से बताइए ना, हिंदी वाले किसकी अपेक्षा है? हिंदी वाले ये चंद्र की अपेक्षा बोलते हैं। अच्छा, मैंने सूरज बोल दिया था क्या? हाँ। सॉरी सॉरी। हिंदी वाले चंद्र की अपेक्षा देखते हैं, और इंग्लिश वाले सूरज की अपेक्षा महीनों की गिनती करते हैं। पर चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों ही जगह जो साल की गिनती है वो सूरज के हिसाब से ही होती है ना? सूरज के हिसाब से इसलिए क्योंकि हमने बीच में जो एक महीना ऐड किया, वो एक महीना ऐड इसलिए किया कि दोनों संतुलन में बैठ जाए उनका। ठीक है ना? तो ऐसा आप समझना। हाँ, चलिए, चंद्रमा के संदर्भ में अभी इतना ही था। बाकी और छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म कैलकुलेशन है, उनको अपन अभी छोड़ रहे हैं। इसके संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, वरना अपन आगे नक्षत्रों के उस पर बढ़ते हैं। पारुल जी। चंद्रमा अपनी जो विधि बदलता है वो जहाँ से सूरज बदलता है वहीं से बदलता है, या जहाँ उसका दिन खत्म हुआ वहां से बदल देता वैसे दोनों बात, नहीं 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 नहीं, जहां से सूरज बदलता है वहां से। जहां से दिन खत्म हुआ वहां से नहीं बदलता। जहां से सूरज है? बदलता है वहां से बदलता है। ये जो अपन महीना ठीक है, मानते बहुत हैं, अच्छा। इंग्लिश वाले हाँ, तो मून से मानते हैं, और हिंदी वाले और हम लोग किससे मानते हैं? इंग्लिश में ये चंद्रमा के हिसाब से या सूरज के हिसाब से? अपन देखिए दोनों ही हिसाब से मानते हैं। एक प्रकरण बताता हूँ आपको। एक ये प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ है। परीक्षा मुख आपने नाम सुना हो, उसकी टीका है। तो उसकी टीका में आचार्य देव ने लगभग 100 150 पेजों तक सबका जोरदार खंडन किया, कि भैया बौद्ध गलत है, सांख्य गलत है, योग गलत है। और आखिरी पेज में जब निष्कर्ष लिखते हैं ना, तो निष्कर्ष के वहां पर लिखते हैं कि ये कथन आपने कहा सो गलत है, ये कथन हम करें सो सही है। आप करो सो गलत, हम करें सो सही। फिर आगे प्रश्न उठाया, भैया ये तो आप अन्याय की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब वही बात हम कह रहे हैं तो गलत है, और आप कह रहे हो तो सही, ऐसा क्यों? तो आचार्य देवों ने कहा, हाँ, हम कहेंगे तो सही है। क्यों? क्योंकि हम तो हैं स्यादमती। स्यादमती मतलब स्यादवादी हैं। और स्यादवादी अपेक्षा सहित बोलते हैं, उनका हम हर एक चीज सही। तो वही प्रकरण इसमें लगाओ। हम किस हिसाब से मानते हैं? तो हम तो दोनों हिसाब से मानते हैं, हम हिंदी के हिसाब से भी मानते हैं, और सॉरी चंद्र के हिसाब से भी मानते हैं, और सूरज के हिसाब से भी मानते हैं। मतलब दोनों का संतुलन बिठा के हम चलते हैं। और केवल दोनों नहीं, अपने में तो 5 5 प्रकार के वर्ष बतला रखे हैं। अभी तो मैंने आपको जो सूरज है ना, सूरज को आदित्य भी बोलते हैं, आदित्य संवत्सर होता है।
चंद्र को चंद्र संवत्सर बोलते हैं। और जिसमें एक महीना अपन ने अलग से ऐड कर दिया, उसे अभिवर्धित संवत्सर बोलते हैं। एक संवत्सर होता है ऋतु संवत्सर, मतलब ऋतुओं के अनुसार भी साल की गिनती की जाती है। और इन सब के दिन अलग अलग हैं। जैसे आप सूरज में देखेंगे तो सूरज के एक साल में दिन होते हैं 366। ऋतु संवत्सर में एक साल में दिन होते हैं 360। 6 दिन कम कर देना। और जो चंद्र संवत्सर है उसमें 6 दिन और कम कर दीजिए, उसमें एक साल में होते हैं 354 दिन। एक होता है नक्षत्र संवत्सर, उसमें तो होते हैं 527 दिन, और भी कम होते हैं। और जो अविवर्जित संवत्सर है उसमें होते हैं 384 दिन। तो अपने यहाँ तो बहुत सारी वैरायटी हैं और सबकी अपेक्षाएं हैं। पर एक एक्यूरेट चलने के लिए अपन ने सन को आधार माना है, और बाकी चीजों में चंद्रमा को। ठीक है ना। नक्षत्र संवत्सर में ती 527। 500 नहीं होंगे, 327 होंगे, वो शायद गलती से निकला है। नक्षत्र संवत्सर ओ में सॉरी कितने सॉरी दिन? सॉरी, हाँ, 327। नहीं नहीं, फिर 27 भी है क्या, देखना पड़ेगा। हाँ, चलिए वो तो मैं अभी देख के बताऊंगा। हम्म, चलिए बाद में ही देख के बताऊंगा मैं आपको वो। हम्म। है ना, मेरे ख्याल से 327 ही है जहाँ तक है। हाँ, 300 में आएंगे, 500 तो हाँ, 500 तो नहीं है, हाँ, तीन हाँ। सौ सत्ताईस ही है। ठीक है ना। तो इतने अलग अलग प्रकार के ये संवत्सर होते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आगे चलिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज अपन को पूरा करना है। हाँ, अब नक्षत्र। हाँ, पहली बात तो कभी इनका नाम सुना नहीं होगा, कदाचित सुना होगा। तो इनको जानने से अपना कोई प्रयोजन है नहीं, इसलिए ज्यादा विशेष अपन इसमें उलझते नहीं है। पर फिर भी हमें क्या है कि अपनी राशि वगैरह पता नहीं करनी है कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। हमें तो केवल अभी संरचना देखनी है। पर यदि आप वास्तव में देखें ना, इन सब के हिसाब से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। संबंध होते हैं ना, तो 8 प्रकार के निमित्त नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक संबंध में एक पृथ्वी और आकाश, ये दो बोले हैं। और आकाश में जो अपने सब विमान वगैरह है ना, इन्हीं को निमित्त के रूप में बताया है, कर्ता के रूप में नहीं बताया, निमित्त के रूप में बताया है। तो यदि उनसे ज्ञान करना भी है तो पहले उनका सही ज्ञान होना चाहिए हमें कि कौन सा कहाँ चलता है। आज जैसे टीकाएं वगैरह देखेंगे ना, तो आचार्य देवों ने जब टीका प्रारंभ की है तो प्रारंभ करते समय ये भी लिखा कि ये टीका नक्षत्र में लिख रहे हैं, कौन सा ग्रह है, मतलब जो भी उस संबंध में था, मतलब वो पूरे कैलकुलेशन करके लिखा। और हम तो खैर इसके माध्यम से जान रहे हैं, आचार्यों का ज्ञान तो बहुत विशेष था। वो तो आसमान में देख के बता देते थे, उनको अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, है ना। तो ऐसा है। तो हम ये नक्षत्रों का वर्णन पढ़ रहे हैं। ये नक्षत्र विमान कैसे होते हैं? तो नक्षत्र जैसा सूरज है, जैसा चंद्र है, वैसा ही ये नक्षत्र होता है। ठीक है ना। नक्षत्र की उनकी पहचान एक उनके आसपास के परिकर से होती है। जैसा हम कहें ना कि नक्षत्र तो सूरज चंद्रमा से बहुत छोटे हैं, तो सूरज चंद्रमा तो हमें एक स्पष्ट दिखाई भी दे जाते हैं कि भैया एक पीला सा आता है और दिन में ही निकलता है, और चंद्र सफेद सा आता है, कलाएं घटती बढ़ती रहती है, स्पष्ट रूप से हमें दिखते भी हैं। पर ये जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र हमें चमकते हुए तो दिखाई देते हैं, पर जैसे सूर्य और चंद्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, वैसे ये नक्षत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या, तो इसमें इतना कि आपने जैसे सप्तर्षि मंडल ये नाम सुना होगा, है ना। वरना आपके घर में जो छठवीं सातवीं के बच्चे हैं ना, तो उनकी आप ये एसएसटी की पुस्तक उठा के देखना, उसका पहली चैप्टर है, उसमें बता रखा है कि भैया जो 7 स्टार्स हैं, तो 7 स्टार्स कैसे होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, और एक ऐसा जाता रहता है।
मतलब एक उसकी शेप बन जाती है। तो वैसे ही आप इनके संदर्भ में समझिए कि ये जो नक्षत्र है ना, इन नक्षत्रों का आसपास के जो परिकर है उसका एक प्रकार का आकार होता है। तो उन आकारों से पहचाना जाता है कि यहाँ पर ये नक्षत्र है, यहाँ पर ये नक्षत्र है, यहाँ पर ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र अभी इस स्थान पर है। मतलब मुझे आकार अभी पढ़ने में नहीं आए, आकार कौन से हैं सुना नहीं है कि इनका एक परिकर ऐसा बन जाता है चंद्रमाओं का, ताराओं वगैरह का, कि जिसके आधार पर इनका कोई आकार विशेष बन जाता है, इसके कारण इनको पहचाना जाता है। ठीक है। ये नक्षत्र और ये आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मुंशी। अभी अभी आ रही है क्या? हाँ, आ तो रही है, तो वो बीच बीच में कट छूट कट जाती है। हम्म, ठीक है, हम कर हाँ मतलब थोड़ा कनेक्ट तो कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा अब, क्योंकि अपने हाथ में है नहीं। हम्म। ठीक है, थोड़ा करना पड़ेगा। चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, ग्रह नक्षत्र तारे जो भी हो, सामान्य रूप से इनको ज्योतिष की भी बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में इन सभी को नक्षत्र भी बोलते हैं। जैसे एक संस्कृत का शब्दकोश है, वहां पर अंतरिक्ष की परिभाषा पूछी, अंतरिक्ष की परिभाषा क्या होती है, तो वहां पर इसके लिए बोला कि पृथ्वी से ऊपर और स्वर्ग के बीच में जहाँ पे नक्षत्र रहते हैं, उन्हें उसे अंतरिक्ष कहते हैं, है ना। तो मतलब उन शब्दकोश से भी हमारे स्वर्ग की सिद्धि होती है। और नक्षत्र में सारे ही, अब देखिए, ये नक्षत्र कितने होते हैं, आपको ये थोड़ा चित्र दिख रहा होगा। इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं, जिससे थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे 1 नंबर से शुरू किया अपन ने, और यहाँ पर ये 28 नंबर ये आ गया। दिखाई दे रहा है ये 28 नंबर। ये इसका मतलब है कि टोटल नक्षत्र होते हैं 28। टोटल नक्षत्र हैं 28। पर यदि आप ज्योतिष के शास्त्रों में देखने जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र मतलब हिंदी के जो ज्योतिष शास्त्र हैं, उनमें आप देखने जाएंगे तो उनमें 27 नक्षत्रों की गिनती की जाती है। ये जो इस साइड आपको पहला नक्षत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला पहला नक्षत्र अभिजित नक्षत्र। ये अभिजित नक्षत्र हिंदी में नहीं माना गया है, वहां पर श्रवण नक्षत्र से ही आखिरी नक्षत्र तक माना गया है। तो उसमें केवल ये 27 नक्षत्र होते हैं, अपने में ये एक एक्स्ट्रा नक्षत्र है। ठीक है ना। अब एक बार हम इनके सामान्य नाम देख लेते हैं। आपको बहुत सारे नाम परिचित से लगेंगे, क्यों लगेंगे? क्योंकि जो महीनों के नाम है ना, महीनों के नाम इन नक्षत्रों के आधार पर पड़े हैं। देखो, अब अपन को कारण भी मिल रहा है, जो हमने हिंदी में महीने बोले ना, उन महीनों के नाम हमने वही क्यों रखे, तो उनका संबंध भी इन नक्षत्रों से है। देखें आप, श्रवण, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे आप श्रावण मास से। ठीक है ना। धनिष्ठा, शतभिष, फिर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ख्याल में आ रहा है। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर है मृगशीर्ष, आर्द्रा, फिर है पुनर्वसु। आप नंबर भी देखते जाना है ना, 14 पे पुनर्वसु, फिर है 15वें नंबर पे पुष्य, 6वें पर है आश्लेषा, 16वें पर आश्लेषा, 17वें पर मघा, 18वें पर पूर्व फाल्गुन, 19वें पर उत्तर फाल्गुन। ठीक है। 20वां है ऊपर, 20वां है हस्त, 21वां है चित्रा, फिर 22वां है स्वाति, 23वां है विशाखा, 24वां है अनुराधा, 25वां है ज्येष्ठा, 26वां है मूल,
27वां है पूर्वाषाढ़ और 28वां है उत्तराषाढ़। ख्याल में आ गए आपको? चलिए, आप वैसे अष्टानिका में अभी आपने एक नंदीश्वर दीप की जयमाला की पंक्ति पढ़ी होगी। मुझे बताएंगे कोई, ये अष्टानिका पर्व कब कब कहाँ कहाँ आते हैं? बताइए बताइए। अरे भूल गए क्या सब? अभी तो निकले हैं। सरल रंग की बोल रहे हैं, सरल कार, रंग। कार्तिक फागुन और साढ़ के आखिरी 8 दिन में। कार्तिक, फाल्गुन और फागुन और साढ़। आषाढ़। देखिए, आ- इसमें से आप फाल्गुन और आषाढ़, दो दो चीज देखिए। ये तो हो गया अपना उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़। ऐसे ही फाल्गुन में भी देखिए, फाल्गुन में भी पूर्व और उत्तर आ गया। और एक और देखिए, एक और जगह था पूर्व और उत्तर, यहाँ पर भाद्र में। भाद्र में क्या आता है? दशलक्षण भाद्र में ही तो आते हैं। हम्म सही बोल रहा हूँ ना? अब हम्म देखो, इससे हमको थोड़ा बहुत अनुमान लगता है कि ये जो विशेष पर्व है, ये विशेष पर्व में एक हमें इनमें कॉमन चीज देखने को मिल रही है कि जैसे नक्षत्र के वैसे तो नाम है और भी, पर जो विशेष पर्व में हमने पूर्व फाल्गुन उत्तर फाल्गुन, है ना, ऐसी पूर्व भाद्र और उत्तर भाद्र, और आखिरी में जाएंगे तो पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो हो सकता है इनसे कुछ ना कुछ संबंध हो, क्योंकि बाकियों में उत्तर पूर्व का विभाजन नहीं किया है, इनमें ही उत्तर पूर्व का विभाजन किया है। इसका मतलब है कि जहां पर ये नक्षत्र हैं, या इन नक्षत्रों का जो भी चिन्ह रूप में अपन कहें, निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में कुछ विशेष होना चाहिए। इसलिए इन, या तो ऐसा कह सकते हैं कि ये शुभ हो, या इनकी इनका जो योग बनता है वो शुभ हो। तो इसलिए इनका योग जो बना है वो अपन ने अष्टानी का पर्व या दूसरे अष्टानी का या 10 लक्षण पर्वों के रूप में इन्हें मान्य कर दिया हो। ऐसा संभावित है ना, मैं निश्चित नहीं कह रहा हूँ, है ना? इससे जितना मोटा अपन को मिलता है वैसा है। और अच्छा ही है ना कि हम जो पर्व मनाते हैं उसमें वैसे ही हमारे परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, और शुभ पक्ष वगैरह आएंगे तो दोनों का संयोग होगा तो और अच्छा होगा। तो इससे भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें और एकाग्रता और सतर्कता के साथ हम काम कर पाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप देखिए, सारे नाम एक जगह नहीं लिख रखे हैं मैंने, बिखरे बिखरे नाम लिख रखे हैं। अब ये बिखरे बिखरे क्यों लिखे हैं? दिखाने में भी कठिनाई हो रही है, समझने में भी कठिनाई हो रही है। आप सीधा सा करते ना, एक ही लाइन में लिख देते, जैसे शुरुआत में एक ही एक लाइन पे लिखे ना, वैसे ही बाद की भी एक ही एक लाइन पे लिख देते और आसान हो जाता। पर इनकी जो स्थिति है ना, वो स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, चंद्रमा की कितनी वीथियां होती हैं टोटल? 15, 15 वीथी हैं। तो आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 15 वीथी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये टोटल 15 वीथी हैं जो चंद्र की हैं। अब इन 15 वीथियों के हम ऊपर जाएं तो पहली वीथी के ऊपर नक्षत्र रहते हैं, दूसरी वीथी के ऊपर कोई नक्षत्र नहीं है, तीसरी वीथी के ऊपर भी कोई नक्षत्र नहीं है। सॉरी, तीसरी वीथी के ऊपर है, चौथी और पांचवी के ऊपर नहीं है, छठवीं का नाम लिख रखा है मैंने, छठवीं के ऊपर है, सातवीं के ऊपर है, आठवीं के ऊपर है, नौवीं के ऊपर कोई नक्षत्र नहीं है, 10वीं के ऊपर है, 11वीं के ऊपर है, 12वीं 13वीं 14वीं के ऊपर कोई नक्षत्र नहीं है, और आखिर में जाएंगे तो 15वीं वीथी के ऊपर नक्षत्र हमें मिलेंगे। तो आचार्य देव ने उनकी स्थिति भी बताई कि हमें फला फला नक्षत्र कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे हमने कोई चीज फिक्स कर दी है, तो घूमेगी तो, पर वो उसी रेंज में घूमेगी। जैसे क्या है, सूर्य चंद्रमा तो अंदर से बाहर की ओर जाता है, बाहर से अंदर की ओर आते हैं, पर इन नक्षत्रों का ऐसा नहीं।
नक्षत्र जिस वीथी पर घूम रहे हैं उसी पर घूमेंगे। ठीक है ना? मतलब ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसा इनका काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आचार्य देव इनका एकदम निश्चित स्थान नहीं बताते। ठीक है? और अगर वो एक वीथी से दूसरी वीथी में जाते तो उसके संदर्भ में भी फिर आचार्य देव कुछ ना कुछ कहते, पर आचार्य देवों ने उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहा। तो सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर हम करेंगे कि सूर्य चंद्र अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते हैं, वीथियां चेंज करते हैं, पर नक्षत्र वीथी चेंज नहीं करते हैं। जिस वीथी पर जो नक्षत्र है, वह नक्षत्र उसी वीथी पर रहता है। ठीक है? और उसी वीथी पर घूमता है, खड़ा नहीं रहता, घूमता रहता है। ऐसा है। तो एक बार हम देख लें कौन कौन सी वीथी पर कौन कौन सा है, मोटा मोटा रूप से। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, शुरू के 9 नक्षत्र तो पहली वीथी के ऊपर है। इसके बाद ये 10वां नक्षत्र है हमारी छठवीं वीथी के ऊपर। 11वां नक्षत्र है 7वीं वीथी के ऊपर। 12वां नक्षत्र है एकदम 15वीं वीथी के ऊपर। 13वां नक्षत्र है 15वीं वीथी के ऊपर। फिर 14वां नक्षत्र है हमारा छठवीं वीथी के ऊपर, नहीं, तीसरी वीथी के ऊपर 14वां नक्षत्र। ठीक है? ऐसे 15वां और 16वां, ये दो नक्षत्र लास्ट वाली वीथी के ऊपर है। ठीक है? 17वां नक्षत्र तीसरी वीथी के ऊपर है। 18वां और 19वां नक्षत्र पहली वीथी के ऊपर है। 20वां नक्षत्र आखिरी वीथी पर है। 21वां नक्षत्र 7वीं वीथी पर है। फिर 22वां नक्षत्र पहली वीथी पर है। 23वां नक्षत्र 8वीं वीथी पर है। 24वां नक्षत्र 10वीं वीथी पर है। 25वां 11वीं वीथी पर है। और 26, 27, 28 ये आखिरी वीथी पर है। यदि आप अनुपात में देखना चाहें तो अपन कहने को कह सकते हैं, पहली वीथी पर सबसे अधिक नक्षत्र हैं, और जो आखिरी वीथी है 15वीं वीथी, उस वीथी पर उससे कम है, और बाकियों पर इक्के दुक्के नक्षत्र है। पर एक भी है तो उस वीथी को काम में लिया है। ठीक है? इतना ख्याल में आया आप सभी को? आया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं रेणु जी? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि चंद्रमा से तो 4 योजन और ऊपर है नक्षत्र। तो वो जो उनकी जो 15 विथी है, तो चंद्रमा की भी 15 विथी, तो उसके एग्जैक्ट ऊपर उनकी 15 विथियां हैं। सही है, एग्जैक्ट ऊपर। तो वो अब उनकी जो 15 विथी है उसी नक्षत्रों पोजीशन की में है 15 जहाँ नहीं है, नक्षत्रों की 15 नहीं है, यहाँ नक्षत्रों की, 15 दिखा रहे हैं ना। वो तो चंद्र की अपेक्षा है। नक्षत्र की तो आप पहली, तीसरी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं और 15वीं, इनको ही गिना। 3, 3, 6 और 2, 8, 8 विधियां हैं। नक्षत्र की अच्छा, 8 विधि, ऐसा। नहीं तो आप बता रहे हो ना कि 11वीं, 12वीं, 15वीं, 16वीं ऐसे बता रहे हो ना। अब वो तो क्या डिफरेंस अपन को देखना है ना, क्योंकि चंद्रमा की हर एक विधि का डिफरेंस अपन को पता है। अब नक्षत्र की एक विधि से दूसरी विधि में कहीं पे कम डिफरेंस है, कहीं पे ज्यादा डिफरेंस है, तो मतलब उसकी अपन को उसी अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसको मतलब चंद्रमा की अपेक्षा बता दिया। मतलब उतनी दूरी पे सारे नक्षत्र की वीथियां हैं, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 8 ही वीथियां हैं, लेकिन वो सही, चंद्रमा की उतनी है, मतलब 510 योजन नहीं है वो भी। सही, एकदम सही, एकदम परफेक्ट, ऐसे ही। हाँ, चलिए, इतना आया समझ में। आगे बढ़े अपन। अब जरा आप चित्र को देखिए, इसमें थोड़े बहुत कलर भी भर रखे हैं अपन ने। आसमान दिखाया है थोड़ा, पर आसमान अलग अलग प्रकार का है। कहीं पर आपको एकदम लाइट दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे स्काई ब्लू जैसा दिख रहा होगा, कहीं पे एकदम डार्क दिखाई दे रहा होगा। देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 4 कलर हैं। एक तो ये एकदम डार्क है। ठीक है? आ, ये वाला एकदम डार्क है। ये वाला एकदम लाइट है।
ठीक है, और ये वाला मीडियम वाला है। और एक ये सबसे पहला, ये थोड़ा और अलग, मतलब ये थोड़ा अलग सी शेड का है। मतलब इन सारे नक्षत्रों में हमें चार प्रकार की चीजें देखनी, कि ये इनका एरिया बता रखा है, ये जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र का एरिया कितना है। एरिया का मतलब है कि ये नक्षत्रों का प्रकाश है वो कितनी दूर तक फैलता है, ऐसा है ना। मतलब सूरज जैसा नहीं समझना इसका प्रकाश, इनका एक प्रकार से इनका ये एरिया है, इस एरिया में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये वाला जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये सबसे लाइट कलर की है। और यदि आप इसकी ऐसे में मोटाई देखेंगे तो ये मोटाई सबसे कम है, ठीक है। इसकी मोटाई के हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1005 लिखा है। इसके बाद इसकी मोटाई इससे डबल है, तो यहाँ पे लिखा है 2010। फिर इस वाले में जो एकदम डार्क है, इसमें थोड़ा और ज्यादा, मतलब 1005 और ऐड हो गया, तो इसकी मोटाई हो गई 3015। ठीक है, तीन प्रकार की मोटाई है। 1005 याद रखें, उसका डबल 2010, उसमें दोबारा से 1005 जोड़ दें तो हमारे हो जाएंगे 3015। ये इनकी मोटाई है। अब ये हमने जो बोले कि 1005, 2010 और 3015, ये है क्या? ये है हमारे आकाश खंड। आकाश खंड है ना। एक और चीज देखिए, यहाँ पर 630 है, मतलब जो अभिजीत नक्षत्र है ना, ये अपने आप में एक अनोखा है। मतलब 630 और किसी के नहीं है, ये केवल है इसके आकाश खंड। ठीक है, इससे अपन को समझना क्या है, ये क्यों बतलाया है, इस पे थोड़ा अपन गौर करते हैं। मैं एक चित्र थोड़ा पीछे आता हूँ। ये देखिए, ये अपने आकाश खंड है ना, अपन ने छोटे छोटे करके दिखा रखे हैं आकाश खंड। ठीक है। एक बार आकाश खंड का कंसेप्ट बता दीजिए, क्या है? ठीक है, आकाश खंड का बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक ये चित्र बनाता हूँ यहाँ पर। आ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना। अब मैंने इसको ये कर दिया, ये कर दिया। चलिए, अब मुझे आप बताइए इस रेक्टेंगल के कितने खंड हुए। हाँ, आगे उत्तर 7 खंड हुए ना अपने। एक, दूसरा ये इस साइड का, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवा और सातवां, ये 7 खंड हो गए ना अपने। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सर्कल है, तो हम यहाँ पे सीधी लाइन नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। हमें क्या है, अंदर से भी सर्कल आता है और बाहर से भी सर्कल है, और सबका एक आकाश खंड बराबर लेना है। तो अब हमने क्या किया, अब हमारे पास देखिए अंदर छोटा सर्कल है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा आकाश खंड ये छोटा सा होगा, और बाहर जाते जाते सर्कल बड़ा होता जाएगा, तो यहाँ पर ये फिर बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो एक पीस दिखाई दे रहा है ना, ये इसका एक आकाश खंड है। देखिए, ये नहीं है। हाँ, ये जो है ना, ये एक आकाश खंड हुआ अपना, ऐसा। ये एक आकाश खंड बाहर से चौड़ा है, अंदर से जाते जाते छोटा हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये सर्कल शेप में है। यदि रेक्टेंगल शेप में होता तो हमें स्पष्ट दिख जाता, तो सर्कल शेप में हम ऐसा इसका आकाश खंड बनाएंगे। ख्याल में आया सबको? क्यों बनाए हैं आकाश खंड? हाँ, आकाश खंड क्यों बनाए हैं, देखिए, आकाश खंड इसलिए बनाए हैं, इनमें मुहूर्त कितने होते हैं? 30 होते हैं। और सूरज की, अब जैसे मैं आपको सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, देखिए। हाँ, एक, आ, मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इसी के अंदर मैंने दूसरा सर्कल बनाया। अब सरकमफ्रेंस अगर मैं देखूं, तो छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस कम होगा, मतलब उसकी बाउंड्री वॉल कम होगी,
अब बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री वॉल ज्यादा होगी। तो जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ से वो चला 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 चला, वो 30 मुहूर्त में यहाँ तक आ गया। अब यदि हम डिस्टेंस को ही देखेंगे, केवल डिस्टेंस को, इतना डिस्टेंस तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। मतलब होगा क्या, जब पहली वीथी पे होगा तो सूरज यहाँ पर 30 मुहूर्त करेगा, और जब आखिरी वीथी में होगा तो सूरज यहाँ पर 30 मुहूर्त करेगा। तो इसलिए आचार्य देवों ने सूरज की जो स्पीड है, वो स्पीड डिस्टेंस के बेस पे नहीं बताई कि पर्टिकुलर इतना डिस्टेंस वो चलेगा। उसकी स्पीड बताई है आकाश खंड के हिसाब से। आकाश खंड के हिसाब से क्यों बताई, अब देखिए। जैसे एक आगे बढ़ता हूं, है ना, यहाँ पर देखिए। जैसे हमारा जो सूरज है, अब आचार्य देव ने बोला कि ये जो सूरज है ना, ये सूरज एक मुहूर्त में ये एक आकाश खंड पार करेगा ही करेगा। उसका डिस्टेंस चाहे कम हो या ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पहली वाली विधि पर ये डिस्टेंस कम होगा और यहाँ वाला, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस के बेस पे बताते तो फिर वो बिगड़ता कहीं ना कहीं। इसलिए आचार्य देव ने कहा हम डिस्टेंस की अपेक्षा नहीं बता रहे हैं, हम आपको आकाश खंड की अपेक्षा बता रहे हैं। अब वो एक मुहूर्त में इतने आकाश खंड पार करेगा ही करेगा। यदि ये, जब उसने छोटा डिस्टेंस पार किया, मान लीजिए इसने 1000 किलोमीटर चला, तब भी उसको एक मुहूर्त लगा। और यहाँ पर आकर भी उसने यदि 2000 किलोमीटर पार किए, तो ये 2000 किलोमीटर भी उसने 1 घंटे में ही पार कर लिए। तो एक टाइम फिक्स रहे और एक रेंज फिक्स रहे, इन दोनों के लिए आकाशखंड बताया है। ठीक है, ठीक। ख्याल में आया आपको? ठीक। तो ये तो अपने आकाशखंड हुआ है, अपन ने नक्षत्र के लिए प्रारंभ किया था। हाँ, दीपिका जी पूछ रही है कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुहूर्त में जितना सूर्य आकाश की जितनी स्पेस कवर करता है वो एक आकाश खंड हुआ। दोबारा से बोलिए। एक मुहूर्त में एक मुहूर्त में सूर्य जितना ट्रेवल करता है वो एक आकाश खंड हुआ। उसमें तो 1830 आकाशखंड आ जाएंगे। तो फिर आपने यही तो बताया कि एक आकाश खंड में एक मुहूर्त में वो एक आकाश खंड को ट्रेवल करता है। नहीं, मैंने अभी काउंटिंग के हिसाब से नहीं बताया था, वो तो मैं आपको आकाशखंड समझा रहा था। काउंटिंग उसकी अलग है। अच्छा। हाँ, मतलब आप 1830 को एक समझ लो, तो फिर वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना? सही है, चलिए, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अपन नक्षत्र का पूरा कर लेते हैं। तो आखिरी में चलते हैं अपन। हाँ, देखिए, ये अपना नक्षत्र वाला है। तो इसमें ये अपन ने आकाशखंड बनाया। आकाशखंड का आपको समझ में आ गया होगा। वहां पर तो जो आकाशखंड का था वो स्पीड से संबंध था, सूर्य और चंद्रमा में। पर जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो नक्षत्र में ये आकाशखंड इनकी स्पीड से संबंध नहीं है अभी। उनकी भी स्पीड बताई है, वो अलग से है। पर यहाँ पर जो मैंने 1005, 2010, 3015 लिखा है, इनका स्पीड से संबंध नहीं है। इनका संबंध है भोग काल से। आपने सुना होगा, भोग काल, नक्षत्र का भोग कर रहा है अभी, चंद्र भोग काल है, सूर्य का भोग काल है, ये सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, ये अपना सूरज हो गया है, ये सॉरी, ये अपना मान लीजिए कि अ, नक्षत्र है। पूरा नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र तो इसके बीच में है यहाँ पर ये इसका पूरा एरिया है। जो मैंने आकाश खंड वाला बोला ना, ये इसका पूरा एरिया हुआ। और इस एरिया के नीचे ये सूरज आ गया, तो फिर ऐसा कहलाएगा कि इस सूरज ने इस नक्षत्र का भोग किया। ठीक है,
ख्याल में आ रहा है? एक बार फिर से। दोबारा से देखो, मैं आपको अगला वाला पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाला देखिए आप तो। ये क्या अपनी पूरी पिक्चर है। ये जैसे नक्षत्र है ना, जैसे सूरज दो थे, वैसे ही एक साइड नक्षत्र है 28, दूसरी साइड है नक्षत्र 28। तो सूरज चंद्रमा तो अलग अलग थे, पर ये सारे नक्षत्र क्या हैं, अलग अलग विधि पर हैं, पर घूमते एक ही स्पीड में है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए अभी घूम रहे हैं, ठीक है, हल्का हल्का देखना। ये घूमे दिखाई दिए थोड़े से। हाँ। आ, ये घूम रहे हैं, आपको थोड़ा सा बाहर का बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, वो घूमता हुआ, ये देखो, ये हाँ। घूमे ना। ऐसे ही सब घूमते रहते हैं। तो चंद्र सूरज भी ऐसा घूम रहा है, और चंद्र भी ऐसा घूम रहा है, और नक्षत्र भी सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। पर सूरज की स्पीड ज्यादा तेज है, उससे कम स्लो है चंद्र, उससे भी कम स्लो है नक्षत्र। मतलब नक्षत्र का सेल और थोड़ा वीक है। अपन को जाना पड़ेगा, नए सेल डाल के आने पड़ेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाए वो, जिससे जल्दी अच्छा भोग का काल आए ऐसा करके। तो ये नक्षत्रों का क्या है, थोड़ा और धीमे चलते हैं नक्षत्र। ठीक है, एग्जैक्ट संख्या अभी देख लेना, मैं इसका चलने का काल कितना है, स्पीड कितनी है, ख्याल में नहीं आ रहा। है ना। तो इसकी स्पीड थोड़ी और कम है। तो इसकी अब देखिए, मान लीजिए कि अन- ये है, आ, जैसे जब युग का प्रारंभ होता है ना, तो युग का प्रारंभ होता है, सूरज होता है पुष्य नक्षत्र पर, यहाँ पर। मतलब अभी सूरज का भोग चल रहा है पुष्य नक्षत्र से। ठीक है। वैसे ही चंद्र जो होगा वो होगा अभिजीत नक्षत्र पर, यहाँ पर। नक्षत्रों की सीमा फिक्स है, ठीक है ना। जो नक्षत्र पहले वो पहले ही रहेगा, जो बाद में वो बाद में ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होते हैं ये। ठीक है। पर नक्षत्र सूरज आगे पीछे हो सकते हैं, नक्षत्र चंद्र आगे पीछे हो सकते हैं, पर एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से आगे पीछे नहीं हो सकता। जो जहां है, जो जिसके पीछे उसके पीछे ही रहने वाला है, जो जिसके आगे उसके आगे रहने वाला है। अब मान लीजिए घूमते घूमते सूरज की स्पीड बहुत तेज थी, तो ये तो आगे से घूम के यहाँ पर आ गया। चंद्रमा की स्पीड स्लो थी, तो ये आगे था, तो थोड़ा ऐसे मान के चलिए, जैसे ये दोनों चल रहा है, इसकी स्पीड स्लो है, तो ये तेज जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, ये एक के ऊपर एक आ गए, ये इसका भोग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है ना, अभी भी दोनों चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, पर सूरज की स्पीड तेज है, तो सूरज ऐसे धीरे 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 आगे निकल जाएगा। तो जब इसके ऊपर आया था तो ये पुष्य नक्षत्र का भोग कर रहा था, और जब आगे वाले पर आया तो पुनर्वसु नक्षत्र का भोग कर रहा है। तो ऐसे इनका भोग काल चेंज होता रहता है। भोग काल अब कैसे निश्चित निश्चित करेंगे, तो भोग काल इनके एरिया के बेस पर, इनके एरिया के नीचे है, मतलब उस नक्षत्र का भोग कर रहा है। और इनका एरिया कितना है हर एक नक्षत्र का, तो यहाँ पे बता रखा है 105 आकाशखंड, 2010 आकाशखंड, 3015 आकाशखंड, ऐसे सबके अलग अलग है। ठीक है ना। तो इससे अपन को क्या करना है, देखो, तोड़ामल जी ने तो वैसे ही लिखा है कि आ, भेद विज्ञान सबसे पहले जरूरी है, और हम पूरे जिंदगी भर यही कहते रहें कि भेद विज्ञान करना है करना है करना है, तो पूरी जिंदगी निकल गई, अब तक नहीं कर पाए क्या हम। तो भेद विज्ञान तो आप समझना कि पहले चरण में हमें करना ही है, पहले चरण में। अब भेद विज्ञान हमें हो गया, अब क्या करना, अब अपना उपयोग सूक्ष्म करने के लिए हमें ये सारा ज्ञान होना चाहिए। क्यों ये ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि वस्तु व्यवस्था है, और जैन दर्शन वस्तु व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे वो कर्णा नियोग हो, वो भी वस्तु व्यवस्था बता रहा है, द्रव्य नियोग हो, वो भी वस्तु व्यवस्था बता रहा है, चरणा नियोग भी वस्तु व्यवस्था बता रहा है, प्रथमा नियोग भी वस्तु व्यवस्था बता रहा है, चारों ही अनियोग। और ये जो हम ये ज्योतिष वाला देख रहे हैं, ये भी वस्तु व्यवस्था बता रहा है। अब यदि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला ज्ञान भी लाए ना, वो भी एक वस्तु स्वरूप का ही एक अंश है, कि भैया ऐसा यहाँ पर संकेत होगा, तो नीचे ऐसा काम होगा।
ये संकेत वाली वस्तु व्यवस्था है, नियामक वाली नहीं कह रहा हूं मैं। पर वस्तु व्यवस्था में ये संकेत को भी एक माना है ना, तो वैसे ही हमें इनका भी देखना चाहिए। अब हमारे करने से नहीं होगा, ये तो केवल संकेत देने वाले हैं कि भैया यदि इस नक्षत्र है और इस समय सूरज है, इस समय सूरज इस जगह पर है, इतने बज रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो आपका ये काल शुभ कहलाता है। तो शुभ काल में और शुभ काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा। तो ये करना। अब देखो, हम कहेंगे भैया आप मिथ्या मार्ग में लगा रहे हो, तो मिथ्या मार्ग वाली बातें नहीं है, ये तो सतर्कता वाली बात है। जैसे हम भी कहते हैं ना कि जब हम मंदिर में पहुंचे तो भैया मंदिर में बुरे विकल्प नहीं लाना, मंदिर में बुरे काम नहीं करना, अच्छे काम करना। ये तो अपना गृहित मिथ्यात्व नहीं हुआ ना। गृहित मिथ्यात्व तो तब होगा, हम कहेंगे भैया जब वो अच्छा आएगा ना तब हम अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा हमारे करने से, और हम कर्तव्य बुद्धि का पोषण करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं जहां पर हम एक सहज नहीं रह पा रहे हैं, वो फिर हमारा गृहित मिथ्यात्व में काम बनेगा। वरना सहज केवल वस्तु व्यवस्था जानना और लौकिक जीवन चल ही रहा है, चलते रहना। और इसमें भी कहते हैं, पर कभी भी कोई हमें उद्घाटन वगैरह करना हो तो शुभ काल तो देखते ही देखते हैं ना। शादी वगैरह भी करनी हो तो शुभ काल तो देखते हैं ना, कि किसी की भगवान की तिथि वगैरह आई तो उस दिन कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए वही वही शुभ है। तो वैसे एक ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसके अलावा कुछ नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक में भी संकेत वाला निमित्त ही समझना, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हाँ है। भैया, जो हाँ नक्षत्र में शुभ और अशुभ का कैसे आंकलन करते हैं कि इसमें शुभ और यह अशुभ, जो घड़ी टाइम समय मुहूर्त जो भी। हाँ, इनका भी सब बता रखा है। नक्षत्रों का भी विभाजन है कि इनमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे तीन प्रकार के भेद किए गए हैं। और उन तीन भेदों के आधार पर शुभ अशुभ का इनका इनका ज्ञान किया जाता है। और अभी जैसे अपन ने बताया ना, ये आर्द्र नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, सॉरी आर्द्र, आषाढ़, नहीं आषाढ़, भाद्र और फाल्गुन, ये शुभ नक्षत्र माने गए हैं। तो इन शुभ नक्षत्र में अपने वो अष्टानी का पर्व वगैरह आ गए कि अच्छे काल में अच्छा काल बने, मतलब जब वो नक्षत्र हो और नक्षत्रों का महीना चले तो ऐसा काम हो, ऐसा। तो मतलब मतलब इसमें मैं, कुछ कुछ नक्षत्र अशुभ भी माने जाएंगे, हाँ ये जो बिल्कुल है, अपने। बिल्कुल बिल्कुल है, अशुभ तो भी है। कौन से नक्षत्र अशुभ है? बताओ। अब वो मेरे क्या है, अभी फलित ज्योतिष पढ़ना बाकी है, तो वो जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा। अभी तो सामान्य अच्छा। इतने ही अच्छा, ठीक है। सही सही। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, आशांति। तो ये 15वीं वीथी वाले नक्षत्र तो सब जम्बूद्वीप से बाहर चले गए होंगे। हाँ भार ही है जम्बू द्वीप के, रहते लवण समुद्र के ऊपर है, बताओ कैसी विचित्रता है। हाँ, लवण समुद्र पे गए वो तो सब। हाँ सब गए, और हैं भरत क्षेत्र के, बताओ अपने जम्बू द्वीप के हैं। हाँ, है तो जम्बूद्वीप के, बट वो सब लवण समुद्र में है। हाँ लवण समुद्र में ही है सब। हाँ, क्योंकि ये 15वीं वीथी वाले तो सब लवण समुद्र में ही चल जाएंगे। सब सब 15वीं क्या, 10वीं भी लवण समुद्र में है, 11वीं भी लवण समुद्र में है, तो ज्योतिष 7वीं यहाँ, भी, 8वीं भी। या ज्योतिष लोग यहाँ से देख के वहां का फलित निकाल देते हैं, लवण समुद्र में जो नक्षत्र है उनका। हाँ दिखते तो है ना अपन को, सूरज दिखता है। आप ऐसा समझ लो ना, दिसंबर का सूरज दिखता है, तो हाँ दिसंबर का सूरज वहीं पर है अपने लवण समुद्र के आखिरी में, हाँ तो वो हाँ। दिखता है, तो ये भी दिखते ही दिखते हैं। पारुल। भैया आपने है ना नक्षत्र अंतरिक्ष परिभाषा बताई थी, उस समय आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी, एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, पृथ्वी से ऊपर, स्वर्ग से नीचे, जहाँ नक्षत्र आदि विमान देखे जाते हैं, वह अंतरिक्ष कहलाता है। नहीं, लता जी। नक्षत्र के को भी जो विमान दे है तो उनको भी देवता खींचते हैं, सूर्य हाँ हाँ, चंद्र की। सबके ऊपर देवता है, और सूरज के ऊपर। ये जो आकाश है पृथ्वी का एक है, और सूर्य भी पृथ्वी का एक है, लेकिन एक तो चमक रहा है ठंडा है, एक गर्म है, तो क्या आतप उद्योत के कारण है?
मतलब हाँ, केवल उद्योग चंद्रमा में भी नहीं होता, बाकियों में भी होता है, और अन्य जुगनू वगैरह इनमें भी होता है ना। पर सूरज का आताप है, बाकियों का उद्योग अपन कहते हैं। ठीक है। हाँ, सही अलकत। है। हम भैया जी अभी वो जो न्यूज में आ रहा है शुभांशु करके वो गए हैं स्पेस में और वहां से पूरी धरती अपनी वो फोटो खींच के और सब दिखा रहे हैं तो वो क्या है एक्चुअली सो क्या माने पूरी आप अपनी बताओ आप। धरती इंडिया का बोले बहुत सुंदर दिखती है पूरे नीले रंग की दिखती है क्या है फोटो तो एक्चुअली मैं भी दिखा कहाँ रहा हूँ। जाके आते वो लोग मैं वही तो कह रहा हूँ, फोटो तो मैं भी दिखा रहा हूँ, और पूरा जूम कर नहीं तो करके दिखा रहा हूँ। कितनी दूर कितने हजारों किलोमीटर जाके आए हैं तो तो मतलब ये सब कहाँ अपने, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हजारों किलोमीटर गए सो कहाँ गए? आपने देखा? आपने नहीं देखा। आप उन चित्रों का भी आप उन चित्रों को भी मान रहे हो, तो उसका आधार केवल एकमात्र श्रद्धा है, कि साइंस के ऊपर आपकी श्रद्धा है तो आप उनको सही मान रहे हो। पर जाने से ज्यादा बड़ा काम है ज्ञान का। जाने के लिए तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, पर ज्ञान में जाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान में तो एक जगह बैठ के पूरी दुनिया जान सकते हो। इसलिए केवली का ज्ञान ज्यादा बड़ा है। नहीं वो तो मान रहे हैं, श्रद्धा तो है क्योंकि लेकिन ये क्या, हमारे वो अभ्यास में ऐसे ही है ना, कि आपने आंखों से देखा होगा तो ऐसा। नहीं नहीं, इसमें क्या ठीक है थोड़ा अभ्यास, क्योंकि ये क्या, अब तक हमारी आदत उसी चीज में पड़ी हुई थी ना, तो इसलिए इस अभ्यास को तोड़ने के लिए दूसरा अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए और। तो ऐसे ही वो कोई पिंड मतलब कोई भी उसमें जाके वो वहां से स्पेस से फोटो ले रहे हैं ऐसा कि कोई भी धरती का पिंड बोले या क्या देखिए, बोले इसमें उसको बहुत सारी थ्योरी हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, नील जैसे आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने सुना होगा, चंद्रमा में सबसे पहले गए। तो उनके संदर्भ में हम्म। एक पुस्तक लिखी गई है, रेड थ्योरी करके। और उसमें यही बतलाया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे नहीं गए। वो तो अलग से, ये यूएस अमेरिका कहीं पर अलग से एक ऐसी जगह है, वहां पे शूटिंग की गई है। और शूटिंग से उन्होंने वो सारे चित्र वगैरह बनाए, वीडियो वगैरह बनाए, और वो पब्लिक किए। ऐसे ही कल्पना चावला का भी सुनने में आता है कि वो वहां से वापस तो आ गए थे, पर वो सच बताने जा रहे थे, तो फिर उनको सबके सामने नहीं आने दिया, और कह दिया कि भैया वो वहीं पे वहां से वापस ही नहीं लौटे। मतलब बहुत सारे हैं। अभी एक किसी से मुलाकात हुई थी, मतलब इसी के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था। तो वो कह रहे थे कि मेरे एक साइंटिस्ट हैं परिचय में, बता रहा हूँ किसी को बताना नहीं। क्यों? यदि किसी ने आपको कह दिया तो हमारी जान आफत में आ जाएगी। मतलब उनको ये डर दिया जाता है, डर, मतलब बिना डर अच्छा के वो नहीं वहां पे रह सकते। हाँ, मतलब अपन तो क्या कहें, अपने पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके पास बहुत पहले आ चुकी है सारी टेक्नोलॉजी। मेन तो क्या बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है फिर जो और बच्चे हैं वो अपन तो बोलते क्या है हैं कि अपन वो अल्प ज्ञानी है। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सबने पढ़ लिया ना, बच्चा स्कूल का पढ़े उसके पहले ये पढ़ा दो। क्योंकि बच्चों की श्रद्धा ऐसी होती है, एक बार में जो उन्होंने पढ़ लिया वही सच्चा मानते हैं। यदि आपने सच बता दिया तो सच को सच मानेंगे, यदि आपने गलत बता दिया तो फिर गलत मानेंगे। अगर आपने स्कूल जाने से पहले पढ़ा दिया ना उन्हें ये, तो फिर वो स्कूल वाली नहीं टीचर स्कूल से वाले बोलेगा, बच्चे भी नहीं अरे एक नहीं होते दो। कॉलेज गोइंग भी बच्चे वही मानते हैं मतलब वो तो नहीं मानेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ क्योंकि उन्होंने पहली बार में वो पढ़ लिया ना, पहली बार में जो पढ़ लिया, उसके हम्म। चित्तपटल पे वही बैठ जाता है बस। इसलिए पहले प्रयास करो एकदम सच्चा ज्ञान देने का, ले लगाग लपेट बाद में करवाए। ठीक जय जिनेन्द्र हाँ, जय जय। चलिए ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ये प्रकरण पूरा हुआ है। हम अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्होंने 3 दिनों तक लगातार हमको यहाँ क्लास में आके और ज्योतिष लोक के बारे में बहुत ही गहरी गहरी जानकारियाँ दी हैं। और परिचय मैंने पहले भी दिया था। इनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और स्मारक में प्रतिदिन जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं, शास्त्रीय वर्ग के विद्यार्थियों को कर्णानुयोग गुणस्थान इत्यादि विषय वहाँ पढ़ाते हैं। काफी इनको गहरा अध्ययन है। आगे भी कभी हमें जरूरत होगी
तो हम अवश्य आपको याद करेंगे। सभी बहुत बहुत आपका आभार। जनवाणी स्तुति करते हैं। बोलो प्रीति, कहानी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।